फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग इज आवर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम 2023 के रसायन विज्ञान के जो 347 सीई जो मॉडल पेपर आया हुआ था, इसको हम पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे, पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शनल, आपको पता है, इससे पहले आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, ये 2023 में आया हुआ था। तो जिस तरह की 2024 में हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कट गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, तो ये वाला चैप्टर तो हमें इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से दो, जो इस बार 2024 में जो है, जो 2024 में जो आया हुआ सिलेबस, उसके अनुसार हमारा फर्स्ट चैप्टर का था। कौन सा फर्स्ट चैप्टर का पहले लेसन में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं, ठीक है। 180 ग्राम जल में कितने मोल जल की होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है 10, ठीक है। तो 10 मोल जो है 180 ग्राम जल में पूरे मोल होते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए एक स्थिरांक समीकरण आपको दिया हुआ है, द्वारा व्यक्त किया जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी। तो इसमें जो अभिक्रिया है उसकी आणविकता दिखाने की कितनी आणविकता होगी। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, ठीक है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद घ नंबर अभिक्रिया देखते हैं कि कैनोजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। कैनोजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, मतलब कैनिजारो अभिक्रिया में क्या उपयोग होता है कि उसके उपयोग से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा अपना मेथिल, ठीक है। मेथिल एल्कोहल बनेगा। मेथिल एल्कोहल के कारण जो है फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फिर उसके बाद अंगा वाले में क्या देता है कि RNH2CHCl3 + 3KOH एल्कोहलिक, ठीक है। तो ये आपको ये अभिक्रिया हो रही है। और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें से हमें टिक में लगाना है। तो ये अभिक्रिया जो आपकी ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, और ये अभिक्रिया हो जाती है आपकी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन तो हर बार लगभग पेपर में आते ही आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। तो यानी कि आपके ग्लूकोज में केवल एक जो है एल्कोहलिक समूह होते हैं, केवल एक एल्कोहलिक समूह होते हैं। फिर उसके बाद आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि 2-2 नंबर में सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर से था, जो कि 2024 में हमारा कट चुका है, जिसको हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 द्रवों ए तथा बी में वाष्प दाब क्रमशः 80 है, उसके बाद यहाँ पर 60 है, और ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके वाष्प दाब से आया हुआ है। तो पहले चैप्टर में जो वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है PV बराबर NHT, या हम लिख सकते हैं PV बराबर CST, या PV बराबर NRT, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है। तो इन दोनों का जो मान होता है वो दोनों का मान समान होता है। आपको जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, उस कांस्टेंट वैल्यू का जो मान होता है वो आपके पेपर सबसे लास्ट में दिया रहता है। तो इस फॉर्मूले से जो है इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लगा लेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा पहले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की क्षण डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, फिर भी आपके क्वेश्चन में आ गया है। उसको देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की जो क्षण है डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा है ना, AgNO3 की बात कर रहा है, किसकी, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में। इसका क्या है, यहाँ पर इसका घोल है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर घोल है, और कॉपर की क्षण डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों होता है। यानी हमारे यहाँ पर एक कॉपर की, मान लीजिए ये क्षण है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर की, ये कॉपर की बनी क्षण होगी। इस क्षण को यदि हम इस घोल में डुबोएंगे तो इसका रंग नीला हो जाता है। किस कारण से हो जाता है कि ये मान लीजिए हमारी जब कॉपर की क्षण है, ये धातु है, और AgNO3 के साथ जब यहाँ पर क्रिया करेगी तब जो है इसका रंग नीला हो जाएगा। यही बस इसकी ऐसे डायग्राम एक बना देना है, उसका कॉपर की क्षण को इसी घोल में डुबा देना है, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या करनी है, AgNO3 + Cu, ठीक है। इसकी व्याख्या में क्या करना है, AgNO3 प्लस Cu के साथ अभिक्रिया करवा देना है। तो यहाँ पर CuNO3 बन जाएगा प्लस Ag बन जाएगा, यही अभिक्रिया करवा देना है, और आपके जो है बहुत ही आसानी से 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। और उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन दिया शॉर्ट की दोष को समझाइए। शॉर्ट की दोष वाला भी हमारे टाइम कट गया है। फिर आगे आपका दिया है संकुलन दक्षता या क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पहले चैप्टर से था, जो कि हमारा ठोस वाला था, तो वो भी कट गया है, इसको देखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और तारपीन के तेल के साथ
क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ मात्र समीकरण लिखना, जिसे अगले वाले क्वेश्चन में हमने समीकरण लिख के सॉल्व कर दिया था और बता दिया था किस कारण से ये होता है, तो उसमें भी आपको बहुत ही आसानी से समीकरण लिखना है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो है अभिक्रिया करवा देनी है, और तारपीन के तेल की जो के साथ क्लोरीन के हो, तारपीन के तेल में जो है क्लोरीन की अभिक्रिया करवा देंगे। बस इनका रासायनिक समीकरण लिख देना। जैसे आपको नहीं आता है तो आप बहुत आसान तरीके से जो आपने जो सिलेबस पढ़ा होगा अपने विद्यालय में या कहीं कोचिंग में, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद उपसंयोजन यौगिक CuNH3 4SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ये तो बताना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए NH3 उदासीन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। SO4 पर 2- होता है, ठीक है, तो इसको x मानेंगे, यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर 2, ठीक है, -2 होती है, तो इस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, वहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी, ठीक है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज की ब्रोमीन जल, ठीक है, तो ग्लूकोज की संरचना C6H12O6 होती है, उसकी अभिक्रिया जो है ब्रोमीन जल Br और जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या रासायनिक समीकरण आएगा, वो आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नस समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन, आप 3 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको नस समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। तो नस समीकरण ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log base 10 Kc, तो ये आपका समीकरण होता है। समीकरण को हमने लिखा नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0951/n log base 10 Kc होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडों में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कट गया है, ठीक है। तो एसिटिलीकरण से पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो एसिटिलीकरण क्या होता है कि जो हमारा एसिटिल क्लोराइड होता है, ठीक है, उसको बनाने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम एसिटिलीकरण कहते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड जो होता है, अगर उसको हम बनाने की जो विधि लिखेंगे तो वही हमारी एसिटिलीकरण कहलाएगी, उसी को जो हमें बनाने की विधि लिख देनी है, ठीक है, वही टिप्पणी हमारी कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन का विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये सारे 3 नंबर क्वेश्चन थे। उसके बाद 4 नंबर के आप क्वेश्चन आ रहे हैं कि 27.27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, R बराबर दिया, ठीक है। तो अभी हमने जो इसके पहले जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि PV बराबर क्या होता है, NRT, ठीक है, PV बराबर NRT होता है। यहाँ पर N के जगह पर नॉर्मलता मोललता जो आ जाती है उसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर M आ रहा है, यहाँ पर मोललता की बात की जा रही है, तो आराम से N के जगह पर M वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि PV बराबर MRT, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद R की वैल्यू यहाँ पर दे दी है, तो हमने आपको बताया था कि R की वैल्यू लास्ट में भी देती है, चाहे जहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है, बहुत आसानी तरीके से इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो अभिक्रिया आती है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया दी हुई, इसके बाद 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है। फिर उसके बाद जो 60 मिनट के अंतराल में 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर रह गई है, 318 केल्विन अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो भाई साहब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग सभी मॉडल पेपर जो बनता है, सभी जो बोर्ड एग्जाम के पेपर बनते हैं, उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो आप लोग जो पहला चैप्टर और दूसरा 1 से 3 चैप्टर के, सबसे अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो 1 से 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन तीनों चैप्टर को बस न्यूमेरिकल को ऐसे देख लेना है कि एक भी न्यूमेरिकल आता है तो आपसे छूट के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करते हुए मिलते रहेंगे। फिर संक्रमण तत्व की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, ये आपका जो चौथा चैप्टर है वहाँ से मिल जाएगा, कितने, चौथा चैप्टर है, और ये 4 नंबर का भी है भाई साहब, 4 नंबर का भी चौथे चैप्टर में है। कौन से चैप्टर में है, जो आपका P&D&F ब्लॉक वाला है, क्योंकि P ब्लॉक वाला तो कट गया है, ठीक है। उसके बाद उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति का नामकरण कीजिए, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उपसंयोजन यौगिक हमारा 5वें चैप्टर से आ रहा है, ठीक है, 5वें चैप्टर से जो हमारा था कि जो उपसंयोजन यौगिक थे, इसमें कि हमारा एक दंतुर, दो दंतुर और बहुदंतुर जैसे हमारे जो IUPAC पद्धति बनाने वाले थे उनको लिखना है भाई। अगर हम पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर उससे आगे देखते हैं, ओजोन बनने के रासायनिक समीकरण एवं इनके 3 ऑक्सीकरण गुणों को लिखिए। तो ओजोन बनाने के लिए ये भी एक रासायनिक विधि आती है, समझ लीजिए, इसकी 5 नंबर भी आपको मिलेंगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी विधियाँ हैं, तो पूरे वीडियो में आपको बताने चाहिए, जो बता पाएंगे हम उसको बहुत ही आसानी से बताएंगे, ठीक है। फिर अथवा में कोई क्या है, अम्लराज एक्वा रेजिया क्या है, क्या होता है जब अम्लराज गोल्ड तथा प्लैटिनम के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आपका अभी जो सबसे लास्ट वाले चैप्टर से है, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन, ठीक है।
और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 1 डिग्री, मोनोहाइड्रिक का मतलब होगा 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की 2 विधियां लिखनी, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में बहुत सी ऐसी विधियां हैं, तो 2 विधियां आप रटे होंगे भाई साहब, तो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का, यानी कि जो मोनोहाइड्रिक 1 डिग्री एल्कोहल है उसकी H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो 1-2 समीकरण आपको लिख देनी है। 5 नंबर का भाई आखिरकार सवाल है। उसके बाद अथवा में क्या दिया है, अथवा में आपको रीमर टीमर अभिक्रिया दिया है। ठीक है, और कोल्बे अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया जो नाम वाली अभिक्रिया है क्या है, ये क्या है, नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शन है, इसको जो है हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे क्योंकि नेम रिएक्शन जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आएंगी सारी फिक्स होती हैं। तो रीमर टीमर अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। हाँ तो भाई साहब रीमर टीमर अभिक्रिया, ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है कि फिनॉल, ये हमारे पास एक फिनॉल दिया गया है, इस फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 + KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारा ये जो है एक AOH और एक CHO लग जाता है, इसको हम सैलिसिलडिहाइड कहते हैं। ठीक है, पर प्लस हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको जो मेन उत्पाद बनता है उसी से मतलब रखना है। क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनना है। तो ये जो अभिक्रिया इसमें है, इन अभिक्रियाओं को कम से कम आप 3 से 10 बार जो है एक अभिक्रिया, कम से कम एक अभिक्रिया 3 से 10 बार लगाइए, आपको रट जानी चाहिए अभिक्रिया। ठीक है, तो यही अभिक्रिया आती हैं। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड अभिक्रिया क्या थी, सेकंड अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर ये कोल्बे अभिक्रिया है, तो कोल्बे अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया है, कोल्बे किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो हाँ, तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया में भी फिनॉल की बात की जा रही है। ठीक है, फिनॉल के साथ CO2 की अभिक्रिया करवा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में करवाने पर यहाँ पर भी हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। यहाँ पर आपका अपना क्या बन रहा है कि यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन रहा है, यानी CHO यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर OH तो है, यहाँ पर CHO बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर OH है पर यहाँ पर COOH बन जा रहा है, यानी कि हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जा रहा है। तो कोल्बे अभिक्रिया भी हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान अभिक्रिया है ये सब। फिर अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन के साथ कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि ये जो जितनी दी गई है, ठीक है, इन सभी को क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करवा करके हमें ये पूरा प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम पिक्रिक अम्ल देखते हैं। क्या, सबसे पहले हम पिक्रिक अम्ल देखते हैं, पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पिक्रिक अम्ल है। ठीक है, क्या है, देखिए पहले यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के भी क्लोरोबेंजीन से हमको पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन ये है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन के हम सांद्र NHO3, ठीक है, सांद्र NHO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और सांद्र H2O4 की उपस्थिति में। ठीक है, अगर आपको पूरे अभिक्रिया मतलब इसे आपको रिएक्शन कम याद हो रही है तो आप इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको याद कर सकते हैं, कैसे कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र NHO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर हमें पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। तो पिक्रिक अम्ल का ये IUPAC नाम है। कौन सा नाम है भाई, ये IUPAC नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर यहाँ से क्या अलग होगा आपका HNO2 अलग होगा, पर यहाँ से भी हमारा क्या NO2 अलग हो जाएगा। तो जहाँ पर भी लगेगा हमारा NO2, यानी कि हमारे पर क्लोरीन तो है, क्लोरीन के साथ यहाँ पर NO2 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सांद्र H2SO4 लें तो तीनों जगह लेंगे, अगर यहाँ पर सांद्र H2SO4 नहीं रहेगा तो सिर्फ केवल NO2 यहाँ पर लग जाएगा और ये दोनों नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा पिक्रिक अम्ल नहीं बनेगा, वो हमारा जो है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं लगेगा और यहाँ पर सांद्र नहीं लेंगे तो ये नहीं बनेगा, अगर सांद्र ले रहे हैं तभी हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा, पूरी जो है अपना पिक्रिक अम्ल बनेगा। फिर पिक्रिक अम्ल के बाद क्या किया है, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आपको जो है इस क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, यानी क्लोरोबेंजीन से हमें डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन, हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसके साथ हम Cl2 की अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, वो भी अंधेरे में। ठीक है, Cl2 की अभिक्रिया कब करवाएंगे, अंधेरे में करवाएंगे, तो हमारा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंधेरे में बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जैसे ये एरियल समूह है, क्योंकि ये बेंजीन वाला सिस्टम है। ठीक है, अगर वहाँ पर सिर्फ सिंगल चेन वाली बात होती, जैसे कि हमारे पास RCl की बात होती प्लस इसमें जो हम Cl2 ऐड करते तो यहाँ पर हम HNu लगा देते। ठीक है, HNu लगाते तो यहाँ पर क्या बनता, RCl। ठीक है, तो ये बन जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम HNu इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये R वाली बात है, जहाँ की चेन वाली बात होती है वहाँ पर HNu की उपस्थिति में करवाई जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर चेन लगाया जाता है, चेन के साथ अगर Cl2 करवाएंगे तो HNu लगेगा, और यहाँ पर जो है एरोमेटिक है। ठीक है, यानी बेंजीन वाली बात की जाए तो वहाँ पर अंधेरे में अभिक्रिया करवाएंगे तो होगा। तो क्लोरोबेंजीन से सल्फोनिक अम्ल इसके बाद। ठीक है, तो
क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो इसको जो हमें एक तरीके से देखते हैं अभिक्रिया का नाम क्या है, इसको हम सल्फोनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सल्फोनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर Cl है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो हम H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर इसमें हमारा क्या अलग होता है, HSO3 अलग हो जाता है। ठीक है, HSO3 अलग हो जाता है। यही HSO3 जो है यहाँ पर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखते हैं। यहाँ पर Cl है, ये करवाएं H2SO4 से भी करवाएं हैं तो यहाँ पर HSO3 जो निकलता है वही यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसमें भी वही जुड़ जाएगा। तो इसमें जो है आपका दो पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सल्फोनीकरण हो गया। क्लोरोबेंजीन अगर आपको कर दिया जाए कि क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और ये सल्फोनिक अम्ल है। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये अभिक्रिया। तो अब लास्ट वाले में कह दिया है निम्नलिखित में बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन सभी से अभिक्रिया करवा के कुछ भी करके हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। बेंजोइक अम्ल इसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH लगा रहता है उसको हम बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, टोलुइन के साथ जब किसी भी टोलुइन से कुछ भी करेंगे और हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों टोलुइन क्या होता है, टोलुइन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जो हमारा CH3 लगा रहता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर यदि हमारा CH3 लगा है तो उसे हम टोलुइन कहते हैं और टोलुइन से हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो CH3 COOH की अभिक्रिया करवा देंगे तो हमारा ये CH3 और ये CH3 अलग हो जाएगा और ये जो COOH है, ठीक है, तो ये बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर COOH लग गया है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अपना क्या लग गया, COOH लग गया और बेंजोइक अम्ल बन गया। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो हमारा मेन चीज़ हमें क्या बनाना क्या था, ये हमारा बेंजोइक अम्ल मेन था बनाना था। ठीक है, फिर क्या दिया है कि बेंजेमाइड। ठीक है, आपका बेंजोइक अम्ल जो है, बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजेमाइड से। बेंजेमाइड से कैसे प्राप्त करेंगे और एथिल बेंजोइड से, ये दोनों अभिक्रिया हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि बेंजेमाइड से आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है और एथिल बेंजोइड से, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। ठीक है, बेंजेमाइड पहले देख लेते हैं। बेंजेमाइड पता होगा तभी बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमारा बेंजीन के ऊपर CONH2, ठीक है, बेंजीन के ऊपर यदि CONH2 लगा हुआ है तो उसे हम बेंजेमाइड कहते हैं। ठीक है, इससे हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है तो यहाँ पर जल अपघटन करवा दिए। H2O/H+ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जल अपघटन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर जल अपघटन करवा दिया है, अपघटन करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा करवाने पर जो NH2 है वो अलग हो जाता है। NH2 जो है पूरा हमारा अलग हो जाता है, वो NH3 के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर COOH ऊपर लग जाता है। यहाँ पर CO है तो यहाँ पर एक O और एक OH लग जाता है। ठीक है, तो हमारा COOH लग जाता है। तो ये हमारा बेंजीन और इसके ऊपर जो है ओइक अम्ल है, तो पूरा हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये वाली अभिक्रिया हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं कि एथिल बेंजोइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो एथिल बेंजोइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। एथिल बेंजोइड क्या होता है वो भी नहीं पता है, पहले उसको देख लेते हैं कि एथिल बेंजोइड क्या होता है। तो COOC2H5 बेंजीन के ऊपर COOC2H5 का जो लग जाता है तो हमारा एथिल बेंजोइड बन जाता है। ठीक है, इसमें भी जब हम जल अपचयन करवा देते हैं, ठीक है, जल अपघटन करवा देते हैं, जल अपचयन करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं तो हमारा COOH बन जाता है। बेंजीन बेंजोइक अम्ल यानी बन जाता है। बेंजीन के ऊपर COOH लग जाता है और C2H5OH, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मेन उत्पाद से मतलब जो हमें पूछ रहा है कि बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एथिल बेंजोइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजोइड पहले देखते हैं कि एथिल बेंजोइड क्या है। COOC2H5 बेंजीन के ऊपर लगा हुआ तो एथिल बेंजोइड है। उसके बाद इसको जो हम जल अपघटन करवा देते हैं तो COOH बन जाता है बेंजीन के ऊपर, यानी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या कह रहा है भाई साहब कि अथवा करके दिया, यानी आप इसको चाहे बना लीजिए, हमने इसको भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके ये दिए, इसको भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो करिए। ठीक है, तो पूरी अभिक्रिया बता रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ़ायदे की बात है इसमें। ठीक है, तो एल्डोल संघनन बताना है। उसके बाद कार्बोक्सिलिन, जो कार्बोक्सिलिन है, कार्बोक्सिलिन कैसे, कार्बोक्सिलिन जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, पर यहाँ पर कार्बोक्सिलिन दिया हुआ है। बहुत से छात्रों को कार्बोक्सिलिन नहीं पता होता है, उन्हें क्या होता है विकार्बोक्सिलीकरण पता होता है कि अभिक्रिया का नाम यहाँ पर विकार्बोक्सिलिन दिया है, पर इसको हम क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रियाएँ हैं। 5 नंबर टोटल इसका क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर की भाई साहब आती हैं, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हम इसी प्रकार सारी अभिक्रियाएँ देते रहें। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है। तो हमारे पास एथेनल है, एक एथेनल ये, एक एथेनल ये। ठीक है, जब इन दोनों एथेनल को हम मिला देते हैं,
अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको साफ साफ बता देते हैं। एथेनल एक ये है, एक एथेनल ये है, तो क्या कहेंगे, 2 एथेनलों को साथ में जोड़ने पर हमें 3 कार्बोक्सी ब्यूटेनल प्राप्त होता है। 3 कार्बोक्सी ब्यूटेनल प्राप्त होता है। कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को क्या करना है, हमको सिर्फ जोड़ लेना है। जब इन सभी को हम जब जोड़ लेंगे शांति से, तो हमारा 4 कार्बन मिल जाएगा। 4 कार्बन मिल गया, उसके बाद एक CHO है, उसको हम यहाँ पर CH रख करके एक OH ऊपर लगा देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में CHO लगा देना है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 4 एथेनल लिए, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, तो टोटल 4 बन रहा है। तो सीधा सीधा पहले 4 खींच देंगे, तो यहाँ पर लास्ट में CHO याद कर लेना है और यहाँ पर बीच में OH याद कर लेना है। 3 कार्बोक्सी ब्यूटेनल बन जाता है, ठीक है। तो ये एल्डोल संघनन था। फिर उसके बाद क्या दिया है कि वी कार्बोक्सिलिन, ठीक है। तो बताया ना वी कार्बोक्सिलिन, सब बच्चों को क्या पता होता है, वी कार्बोक्सिलीकरण पता होता है। तो वी कार्बोक्सिन या वी कार्बोक्सिलीकरण, तो RCOOH, यानी हमारे यहाँ पर R एक चेन वाली बात हो गई। यहाँ पर कोई भी हमारे कार्बन की चेन है, यहाँ पर COOH के साथ जो है NaOH की अभिक्रिया करवा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, प्लस गर्म करने पर। डेल्टा का मतलब होता है अभिक्रिया करवा देने पर, गर्म करने पर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो RH, यानी कि हमारा जो R है ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो H है, ये वाला H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एल्केन बन जाएगा। मेन उत्पाद हमारा क्या बनता है, यहाँ पर एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन यार, ठीक है। मेन उत्पाद हमारा एल्केन बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर Na2CO3, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे ये बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अपनी आ जाते हैं कैनिजारो उपक्रिया। तो कैनिजारो उपक्रिया हर पेपर में आती है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ, कोई भी ऐसा सेट नहीं निकला है जिसमें कैनिजारो उपक्रिया ना आई हो, कूद फान के चली जाती है। तो ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बेंजीन के ऊपर CHO, एक CHO, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, ये आपको बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। ये आपका हमारा बेंजोइक अम्ल है। 2 बेंजोइक अम्ल को साथ में लेकर के सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। एक में हमारा सीधा सीधा क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर H2OH बन जाता है, ठीक है। एक इस वाले में क्या हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा, और एक इस वाले में क्या हो जाएगा, COONA बन जाएगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यानी कि कार्बन नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दें, सिर्फ उनका जो रूप है, सिर्फ रूप बदल गया है, ठीक है। बाकी कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही आसान है। हम जितनी अभिक्रियाओं को बताए हैं, अगर आप लोग उनको कम से कम 3 से 10 बार लगा देते हैं ना, तो आपकी अभिक्रिया कहीं भी नहीं जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक तो बेशक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी खासी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।